गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हिमांक। तो हम हिमांक का डिफिनीशन पढ़ेंगे आज। हिमांक, जिसको अंग्रेजी में फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। देखिए, हमने हिमांक लिख दिया है और जिसको अंग्रेजी में हमने फ्रीजिंग पॉइंट कह दिया है। हिमांक का डिफिनीशन क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो हिमांक जो है हिम और अंक से बना हुआ है। जिस अंक पर कोई द्रव जो है ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उसी को शॉर्ट में हिमांक पढ़ा जाता है। अब हम डिफिनीशन जो है कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखने जा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में। देखिए, वह ताप लिख दिया है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, हमने लिखा है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के, हमने लिखा है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। खड़ी पाई दे करके हमने इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। देखिए, हम डिफिनीशन के रूप में लिखे हैं सेंटेंस को कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उसको हिंदी में हमने लिखा है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है, हिमांक कहलाता है। अब जो है हम लोग हिमांक का डिफिनीशन जान गए तो हम लोगों को हिमांक का अवनमन पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक लिखेंगे उसका नाम है हिमांक का अवनमन। तो देखिए, यहाँ पर हम मिटा करके आगे लिखने जा रहे हैं जिसका नाम है हिमांक का अवनमन, जो बिहार बोर्ड में आया हुआ है। देखिए, हम यहाँ हेडिंग डालने जा रहे हैं, आपको हिमांक का अवनमन, इसको अंग्रेजी में हम लिखने जा रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या कोई इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखता है। तो हिमांक का अवनमन क्या है? अवनमन का मतलब होता है कमी। तो इसका मतलब हुआ कि जब शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को जब डालेंगे तो जो विलेन का निर्माण होगा उसका हिमांक जो है शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हिमांक में होने वाली इस कमी को ही हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो अब देखिए, ये 17 में आया हुआ है दीर्घोत्तरीय में, तो यहाँ हेडिंग में डाल देते हैं
आप लोग जो नोट्स बनाइएगा उसमें इसको लिखते चलिएगा इस तरह से, और याद करते रहिएगा, इसलिए कि आया हुआ क्वेश्चन ही रिपीट कर देता है लिखने के लिए। तो देखिए, हम हिमांक का अवनमन लिख रहे हैं। अवनमन का मतलब होता है कमी। तो इसका डिफिनीशन कैसे उत्पन्न होगा इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ लिख रहे हैं, जब शुद्ध विलायक में, हमने लिखा है जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन का, हमने लिख दिया है विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। देखिए, हमने लिखा है कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो जो विलयन बनता है उसके हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए लिखे हुए हैं, तो अब आगे लिखने जा रहे हैं कि हिमांक में होने वाली इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं। देखिए, हमने बोर्ड पर डिफिनीशन के रूप में लिखा है, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में होने वाली इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं, जो डिफिनीशन के रूप में आप लोगों को बोर्ड पर लिख दिया है ना। अब आगे लिखने जा रहे हैं, इसे डेल्टा टीएफ से सूचित किया जाता है। हमने लिख दिया है कि हिमांक के अवनमन को हम लोग डेल्टा टीएफ से सूचित करते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि हिमांक के अवनमन का गणितीय रूप क्या होगा। तो हम डिफिनीशन के आधार पर जो हिमांक का अवनमन हो रहा है वो जो है क्या है, देखिए हमने यहाँ पर गणितीय रूप में डेल्टा टीएफ लिख दिया। तो हमने लिखा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, किससे, विलयन से। इसका मतलब जो विलयन का हिमांक होगा वह कम होगा। तो टी एफ लिखकर यहाँ नॉट लिख देंगे तो यह शुद्ध विलायक के हिमांक को सूचित करेगा जो अधिक है। अब यहाँ पर टी एफ लिख करके यहाँ एस भी लिख देंगे जो सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा, एस से सॉल्यूशन, अर्थात यह विलयन के हिमांक को सूचित कर रहा है। ठीक, तो डिफिनीशन के आधार पर हिमांक का अवनमन जो होता है वह गणितीय रूप में होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस। अब जो है जहाँ लिखने जा रहे हैं, जहाँ में क्या है, देखिए डेल्टा टी एफ बराबर हिमांक का अवनमन लिख रहे हैं हम।
हिमांक का अवनमन या हिमांक में कोई लेखक अवनमन लिख रहा है। अब टी एफ नॉट क्या है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। नॉट जो है विलायक के लिए होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया शुद्ध विलायक का हिमांक। देखिए हमने लिख दिया है शुद्ध विलायक का हिमांक। नीचे लिख रहे हैं टी एफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया जाए विलयन का हिमांक। विलयन का हिमांक लिख दिया है हमने। यहाँ पर आप कोई राइटर एस को नहीं लिख रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से याद कीजिए। अब अगला टॉपिक लिखने जा रहे हैं। देखिए फिर से समझा रहे हैं। ये बता रहा है कि जो हिमांक में अवनमन होता है वह क्या वैल्यू है शुद्ध विलायक के हिमांक में, और जब विलयन के हिमांक को घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही जो है हिमांक का अवनमन कहलाएगा। अब जो है प्रश्न उठता है कि इसके आगे कौन सा टॉपिक है, तो आगे टॉपिक है हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम जो है सभी के लिए है। अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब देखिए अगला हेडिंग है हिमांक। हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। देखिए यह भी टॉपिक जो है आपको उसी के साथ आया हुआ है 2017 में। ये दोनों एक साथ में दीर्घ उत्तरीय में आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2017। अंग्रेजी में लिख रहे हैं राउल्ट लॉ फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ना। अब देखिए राउल्ट जो है क्या नियम दिए हैं हिमांक के अवनमन से संबंधित। राउल्ट ने हिमांक के अवनमन से संबंधित दो नियमों को प्रस्तुत किए हैं। तो पहले हम प्रथम नियम लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रथम नियम, अंग्रेजी में इसको हम फर्स्ट लॉ लिख देते हैं, फर्स्ट लॉ। ठीक, अब डिफिनीशन की ओर चलेंगे हम लोग। तो डिफिनीशन कैसे होता है इसका देखिए। अब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसके हिमांक का अवनमन विलेय के मोलल सांद्रण का समानुपाती होता है। तो देखिए डिफिनीशन कैसे लिखने जा रहे हैं। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, देखिए हमने लिखा है किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर हिमांक का अवनमन,
देखिए हमने लिखा है डिफिनीशन में, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसके हिमांक का अवनमन। देखिए घोलने पर उसके शब्द जोड़ देते हैं, उसके हिमांक का अवनमन। किसके हिमांक का अवनमन? जो विलेय बनेगा उसके हिमांक का अवनमन जो होगा विलेय के, देखिए आगे लिख रहे हैं, विलेय की मोलल, विलेय के मोलल सांद्रण का समानुपाती होता है। देखिए राउल्ट का प्रथम नियम जो है यही है हिमांक के अवनमन से संबंधित। डिफिनीशन कहता है कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसके हिमांक का अवनमन विलेय के मोलल सांद्रण के क्या होता है? समानुपाती होता है, जो बोर्ड पर हमने लिख दिया है डिफिनीशन के रूप में। अब प्रश्न उठता है कि हिमांक का अवनमन क्या है और मोलल सांद्रण क्या है, उसी के आधार पर हम इसका गणितीय रूप लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब डेल्टा TF इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू नहीं लिख करके समानुपाती है तो पहले समानुपाती लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। डिफिनीशन में देखिए समानुपाती है। मोलल सांद्रण को कोई राइटर m लिखता है, हम लोग विलेय के अणुभार को स्मॉल m लिखते हैं, इसलिए Cm लगा दिए हैं। मोलल कंसंट्रेशन, इससे मोलल इंडिकेट हो जाएगा, C से कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो डिफिनीशन के आधार पर आप लोगों का गणितीय रूप होगा डेल्टा TF समानुपाती Cm। अब समानुपात को हम बराबर में बदलने जा रहे हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि जब समानुपात बराबर में बदलता है तो दाईं ओर एक स्थिरांक से गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ स्थिरांक के रूप में Kf लिख देते हैं इंटू Cm। तो राउल्ट के प्रथम नियम का गणितीय रूप यही हुआ, अर्थात डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू Cm। अब जहाँ परिचय कराने जा रहे हैं आप लोगों को, जहाँ डेल्टा TF बराबर, देखिए हिंदी में लिख दे रहे हैं हिमांक का अवनमन, हमने लिख दिया, ठीक। अब Cm बराबर लिख देते हैं मोलल सांद्रण। यहाँ पर विलेयन का मोलल सांद्रण भी लिख सकते हैं या मोललता भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे मोललता, विलेयन का जो मोललता होगा वो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट Kf है इसको क्या लिखा जाए, तो देखिए बहुत सारे नाम है इसके, लेकिन हम जो मुख्य नाम है उन्हीं को लिख देते हैं। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक लिख दिया है, ठीक। हमने लिख दिया है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, Kf का लिटरेचर हमने लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको जो है हम लोग दूसरे रूप में क्या लिखते हैं, देखिए इसको हिमांक स्थिरांक शॉर्ट में लिख दिया जाता है, या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी लिखते हैं। तो ये थोड़ा हट कर है इसीलिए इसको लिख दिए। फिर से समझ लीजिए आप लोग कि इसके तीन नाम है। हिमांक अवनमन स्थिरांक शॉर्ट में कोई लिखता है, कोई इसी को मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक लिखता है, और कोई क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, या कोई किसी को क्रियोस्कोपिक स्थिरांक लिख रहा है, ठीक।
तो यही जो है इसका प्रथम नियम है। अब द्वितीय नियम को लिखने जा रहे हैं। देखिए, हिमांक के अवनमन से संबंधित राउल्ट का द्वितीय नियम क्या होता है, देखिए लिखने जा रहे हैं। द्वितीय नियम लिख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में सेकेंड लॉ पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो द्वितीय नियम क्या है, थोड़ा मौखिक रूप से समझा देते हैं। मान लीजिए भिन्न भिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं हैं, किसी विलायक के एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाती है। कोई एक ही विलायक होगा और उसकी मात्रा जो होगी प्रत्येक विलयन में समान होगी ना। तो समान मात्रा में अलग अलग घोली जाएंगी, तो जो हिमांक का अवनमन होगा सभी विलयनों के लिए वो क्या होगा, समान होगा। अर्थात कहना चाह रहे हम कि विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं को अगर ले लिया जाए और एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोला जाए विभिन्न पदार्थों को, तो जो विलयन बनेगा सभी विलयनों का हिमांक में अवनमन जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो इसी को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिख देते हैं, समझिए। यदि डिफिनीशन लिखना चालू करें, ध्यान से देखिए और समझते रहिए। यदि विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं, हमने लिखा है यदि विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं एक ही विलायक की एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाती है। तो देखिए हमने लिखा है यदि विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाती है। मात्रा के जगह पर एक निश्चित आयतन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके बुकों में मात्रा शब्द यूज कर दे रहा है। तो हमने लिखा है यदि विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं एक ही विलायक के एक निश्चित आयतन या मात्रा में अलग अलग घोली जाती हैं, तो उनके हिमांक का अवनमन भी समान होता है। उनके हिमांक का अवनमन भी क्या होता है, समान होता है। यही जो है आपको द्वितीय नियम है, इसके लिए हम थोड़ा सा जैसे समझा रहे हैं कैसे लिखेंगे। अतः मान लीजिए N/10 ग्लूकोज विलयन है, ठीक। तो हमने यहाँ लिख दिया अतः N/2 ग्लूकोज विलयन तथा N/10
यूरिया विलयन का हिमांक अवनमन समान होगा। देखिए हमने लिखा है अतः N/10 ग्लूकोज विलयन तथा N/10 यूरिया विलयन का हिमांक अवनमन क्या होगा, समान होगा। देखिए ये ग्लूकोज का विलयन है और ये जो है यूरिया का विलयन है। दोनों की सम आणविक मात्राएं जो है एक ही विलायक में मान लीजिए घोली गई हैं अलग अलग, तो इस विलयन का और इस विलयन का, दोनों विलयन का जो हिमांक में अवनमन होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो आज हम इतना ही जो है पढ़ेंगे।